सुमित सर, आपको क्या लगता है प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसे यूटिलाइज करने चाहिए बच्चों को? अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो सबसे पहले बच्चों को प्रीवियस ईयर पेपर को ही देखना चाहिए ताकि उनको ये पता चल सके कि एग्जामिनेशन का एक्चुअल लेवल क्या है। एक बच्चा अगर एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता है, क्या एनालिसिस करना चाहिए उसके बाद उसे? सबसे पहले मैम उसे ना बच्चे को जैसे उसने सपोज एक मॉक दे लिया तो बच्चे को उसमें देखना है कि उसने कौन से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत किए हैं। कोई भी जंग 2 बार जीती जाती है, सबसे पहले आपके दिमाग में और दूसरा एक्चुअल बैटलफील्ड में। काफी स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है, क्या हमें सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ना चाहिए? सही स्ट्रेटजी तो हम इसको नहीं कहेंगे तथ्यों के आधार पे, क्योंकि आप ये समझिए प्रीलिम्स आपके लिए जितना आसान है मेंस उतना ही टफ होता है। एक शायरी हो जाए सचिन सर आपसे। दिलों में अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए एक जोरदार न्यूज है। आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है और अब बारी है एक जोरदार तैयारी की। आपको इस तैयारी में साथ देने के लिए हमने बैठाई है ये बैंक की पंचायत। एक्सपर्ट फैकल्टी आपको बताएंगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, रीजनिंग को, क्वांट को आपको किस तरह से पढ़ना है, मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, प्रीवियस ईयर पेपर को कैसे सॉल्व करना है, एनालिसिस कैसे करना है जो आप मॉक टेस्ट देते हैं, कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट हार नहीं माननी है और कैसे चलते रहना है, इस एग्जाम को क्लियर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अर्पित सर, आप बताइए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एक स्टूडेंट की आईबीपीएस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? देखिए मैम, नोटिफिकेशन हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे और फाइनली आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन आया है। बहुत सारे बच्चों का सपना आरआरबी पीओ क्रैक करने का होता है। कारण कई सारे हैं। बड़ा कारण ये है कि इंग्लिश की वेटेज इसमें उतनी नहीं होती है जितना हम आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में देखते हैं। दूसरा, हमें मेंस में भी ऑप्शन मिलता है। हम मेंस में भी इंग्लिश को ऑप्शनल के तौर पे देखते हैं क्योंकि हिंदी भी ऑप्शन हमारे पास होता है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए होती है जिनका इंग्लिश थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एक सिस्टमैटिक वे में अगर हम स्टडी स्टार्ट करें, जिसे गाइडेंस वे कहते हैं, अगर आपने प्रॉपर बेसिक से लेके रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस, मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, उसके बाद रिवीजन, मॉक टेस्ट और लगातार प्रैक्टिस, ये वो तरीके हैं जो आपको सिलेक्शन दिलवाने में 100% आपको बहुत बड़ी भूमिका देते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट कमेंट है वो यही है कि आप अगर बिगिनर हैं, नोटिफिकेशन आपने देख लिया है, सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, आप मेंस का सिलेबस देखिए, आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखिए, कैसे आपको टॉपिक वाइज बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी मैथ्स की तैयारी करने में, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी रीजनिंग की तैयारी करने में। आप डिसाइड करिए आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद आप मॉक कब दे रहे हैं, मॉक को एनालाइज कैसे कर रहे हैं। अगर ये 2 से 3 बेसिक फंडामेंटल आप समझ गए तो मुझे लगता है मैम की तैयारी करने में और सिलेक्शन लेने में आई थिंक बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, काफी हेल्प करेगा ये सब बच्चों को। इसमें मैं सोचती हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सुमित सर, आपको क्या लगता है प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसे यूटिलाइज करने चाहिए बच्चों को? मैम जैसे अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो सबसे पहले बच्चों को प्रीवियस ईयर पेपर को ही देखना चाहिए ताकि उनको ये पता चल सके कि एग्जामिनेशन का एक्चुअल लेवल क्या है। मतलब लास्ट के 5 ईयर का अगर पेपर देखें तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज होते जा रहा है। तो पहली चीज तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सेकंड, जैसा अर्पित सर ने बताया कि सबसे पहले मैम बच्चों को सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए। एक बार अच्छे से सिलेबस जब कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद वो रिवीजन करता है तो रिवीजन से बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं और उसके बाद वो मॉक टेस्ट लगाता है। और मैम जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस ठीक से नहीं करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है उनके सिलेक्शन के लिए। तो अगर बच्चा ठीक से एनालिसिस करता है मॉक टेस्ट का तो वहां से उसका इंप्रूवमेंट हो जाता है और सिस्टमेटिक तरीके से अगर वो पढ़ाई करता है तो डेफिनेटली सिलेक्शन ले सकता है। बहुत बहुत सही, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे सुमित सर बता रहे थे कि आपको मॉक टेस्ट देने के बाद उसे एनालाइज भी करना चाहिए, तो मयंक सर ये बताइए कि मतलब एक बच्चा अगर एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता है, क्या एनालिसिस करना चाहिए उसके बाद उसे? सबसे पहले मैम उसे ना बच्चे को जैसे उसने सपोज एक मॉक दे लिया तो बच्चे को उसमें देखना है कि उसने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत किए हैं। तो सबसे पहले उसमें एक चीज निकल कर आती है कि पर्टिकुलर कोई एक प्रॉपर सब्जेक्ट उसका जो होता है वो वीक हो जाता है,
ठीक है, या फिर उसके अलावा कोई सब्जेक्ट, जैसे मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट में उसका एक पर्टिकुलर ऐसा सेक्शन हो जाता है जो वीक होता है। जैसे मैं बात कर लूं सिंप्लीफिकेशन, कई बच्चे सिंप्लीफिकेशन ही नहीं कर पाते, या फिर कई बच्चे अर्थमेटिक की प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पा रहे होते हैं। तो अगर वो एनालाइज नहीं करेंगे तो उन्हें यही नहीं पता चलेगा कि उनका कौन सा सेक्शन वीक है, और जब तक उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि उनका कौन सा सेक्शन वीक है तो वो वर्क किस पर करेंगे। इसलिए मॉक को एनालाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, वेरी वेरी नाइसली सेड, थैंक यू सर। सचिन सर, मैं आप सभी को बता दूं कि सचिन सर ने आईबीपीएस आरआरबी को खुद से 2 महीने में पढ़कर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, राइट? तो इनसे बेटर आपको ये एक स्ट्रैटेजी, एक टॉपर स्ट्रैटेजी समझ लीजिए या फर्स्ट अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी समझ लीजिए, वो आपको बता सकते हैं सचिन सर। तो ओवर टू यू सचिन सर। एक बहुत प्यारी सी लाइन मैंने सुनी थी, एवरी बैटल हैज टू बी वॉन ट्वाइस। कोई भी जंग 2 बार जीती जाती है, सबसे पहले आपके दिमाग में और दूसरा एक्चुअल बैटलफील्ड में, राइट? तो कोई भी एस्पिरेंट है ना, अगर वो मन से ही हारा हुआ है, मतलब डाउट है खुद को लेकर कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे सिनेरियो में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन मिलना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितने भी अपने प्लेटफॉर्म के फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स के साथ मैंने बात करी, तो कहीं ना कहीं मुझे उनके दिमाग में ये क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दिखा कि वो अपने दिमाग में वो जंग जीत चुके थे। उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि यस, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लूंगा। तो मेरे हिसाब से ये जो कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर कि मैं कर लूंगा, और ये कॉन्फिडेंस 2 चीजों से आता है। एक, जब आपके पास राइट गाइडेंस हो, कि आपके पास सही गाइडेंस होना चाहिए, तब जाके आप वो जंग जीत पाओगे। दूसरा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ, उसके लिए जितनी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, मैं वो मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। अगर ये 2 चीजें किसी भी एस्पिरेंट के पास है, तो डेफिनेटली उसका जो सिलेक्शन टाइम है वो कम हो जाता है। अब किसी ने सारी की सारी चीजें सही से इंप्लीमेंट कर ली, नो डाउट कि 2-3 महीने में बहुत सारे लोगों ने सिलेक्शन लिए हैं। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, अपने बिल्कुल। शुभम सिंह सर है, अपने ही बैचेस से पढ़े हुए हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट 2 महीने का प्रिपरेशन SBI PO उन्होंने क्लियर कर लिया। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताते रहता हूँ। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन या जल्दी से जल्दी सिलेक्शन, सबसे पहली चीज है क्लैरिटी। आपके थॉट्स में क्लैरिटी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए कि आपको कौन कौन सी चीजें टैकल करनी है, आपके सामने कौन कौन सी चीजें हैं। और थोड़ा सा ना आज के कंपटीशन का सिनेरियो चेंज हो गया। मतलब जब तक स्टूडेंट ये चीज नहीं समझेगा कि वो कंपटीशन एक्चुअली उसे क्या चाह रहा है, बस वो अंधाधुंध अगर पढ़ता रहेगा कि मुझे ये पढ़ना है वो पढ़ना है, तो कंपटीशन क्लियर करना मुश्किल है। बट एक बार स्टूडेंट ने समझ लिया कि वो कंपटीशन एक्चुअली में उससे क्या चाह रहा है, और उस हिसाब से उसने अपनी पढ़ाई शुरू करी, अपने अंदर वो एबिलिटीज क्वालिटीज डेवलप करी, तो उसका सिलेक्शन टाइम कम हो जाता है। बिल्कुल। तो दूसरी चीज है कि प्लानिंग चाहिए कि उसको क्या क्या चीजें कवर करनी है, और ये प्लान के साथ अगर थोड़ा सा डेडलाइन भी हो ना, तो क्या है कि हम चीजें बेटर वे में अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो प्लान विद अ गुड डेडलाइन विथ इफेक्टिव एक्शंस, क्योंकि अगर प्लान के साथ एक्शंस नहीं होंगे राइट। तो फिर वो प्लान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, रिजल्ट नहीं देगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट, द रूल इज कीप इट सिंपल, है ना, इतना बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं Yes. होता है। बस जितना मैंने स्टूडेंट्स के साथ अभी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितना उनको ऑब्जर्व किया, एक ही चीज समझ में आ गई है कि थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में ना जाने की वजह से, इधर उधर भटकने की वजह से, या फिर वो लूप में फंसे रहने की वजह से कहीं ना कहीं सिलेक्शन टाइम बढ़ता है। बस बिल्कुल। ये थोड़ी सी चीज अवॉइड कर सिलेक्शन मिलता है। बिल्कुल। सो जैसे सचिन सर ने कहा है कीप इट सिंपल, राइट? तो हम एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अर्पित सर आपको कि क्या होता है ना, रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स है, टाइम हमारे पास कम है, तो कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनको बिल्कुल कवर करके जाना चाहिए स्टूडेंट्स को, सो दैट एटलीस्ट मतलब आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो आरआरबी एग्जाम में? तो वो कुछ बता दीजिए। देखिए, इसको मैं थोड़ा तथ्य के आधार पे कहूंगा। टॉपिक्स तो हम जानते हैं कि 20+ हैं, लेकिन अगर हम तथ्य के आधार पे देखें तो हमें ये समझना पड़ेगा कि लास्ट के 3-4 सालों में एग्जामिनर सबसे ज्यादा क्या पूछ रहा है, जिसमें हम सबसे ज्यादा वेटेज एक तो पजल का देखते हैं। पजल एक ऐसा टॉपिक है जो 3 से 4 सालों में नियर 50% तक का वेटेज लगभग रहा है, और कुछ एक ऐसे एग्जाम्स हुए हैं, कुछ एक ऐसी शिफ्ट हुई हैं जहां पे हमने 70% तक का वेटेज देखा है। क्या आप 70% तक का वेटेज का मतलब समझते हैं? यानी अगर 100 नंबर का रीजनिंग का पेपर है तो 70 नंबर आपकी पजल पूछी जा रही है। दूसरा, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हर बार रिपीट होते हैं, जैसे हम सिलॉग जानते हैं, इनइक्वालिटी जानते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जानते हैं, हम ब्लड रिलेशन जानते हैं, डायरेक्शंस जानते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं
अगर आप इनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ के थोड़ी प्रैक्टिस आपने अच्छी कर ली, थोड़ा रिवाइज कर लिया, आप यकीन माने इतने टॉपिक्स आपको 30-35 प्लस मार्क्स तो अच्छे से दिलवा रहे हैं अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं यहां पे दो चीजें कहूंगा, एक सिटिंग और पजल, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था मैम कि लगभग 6 से 7 टाइप्स के पैटर्न फिक्स होते थे। बिल्कुल। हमने 2020 के बाद देखे हैं कि पैटर्न लगभग 17 हो गए हैं। तो 17 पजल सिटिंग के पैटर्न्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक से सीखना पड़ेगा। और बैंकिंग वाला डेडिकेटेड है, चाहे मैं मॉर्निंग की बात करूं, इवनिंग की बात करूं, चाहे मैं मेरी बात करूं, सचिन सर की बात करूं, हम लोग लगातार चीजों को बेस्ट कर रहे हैं। और चाहे वो ऐप की क्लास हो, पेड की क्लास हो, यूट्यूब की क्लास हो, यानी आपको बैंकिंग वाला 100% सपोर्ट दे रहा है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन को बेहतर करने में। आपको अपनी कंसिस्टेंसी पे काम करना है, आपको अपनी रेगुलरिटी पे काम करना है। आप यकीन माने बैंकिंग वाला के गाइडेंस पे आप बहुत अच्छा स्कोर अपने आरआरबी पीओ क्लर्क में करेंगे। थोड़ा सा मैं चाहूंगा सचिन सर आप इस पे ऐड करें कि और हम इस पे रीजनिंग को क्या बेटर कर सकते हैं। सर आपने वैसे कुछ छोड़ा ही नहीं है, आपने सारी चीजें कवर कर ली है। पजल्स आज के टाइम पे क्या हो रहा है ना कि मतलब अगर कोई नया एस्पिरेंट देखेगा, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करने जाएगा, तो सबसे पहले उसको समझ में ही नहीं आएगा पेपर रीजनिंग का है कि इंग्लिश का है, क्योंकि पूरे के पूरे पैराग्राफ से पेपर में दिखेंगे। तो पजल का वेटेज आज इतना ज्यादा हो चुका है। और एक चीज मुझे थोड़ी सी दिल से बुरी लगती है कि यार पजल्स ना आप लोगों ने थोड़ा हवा बना लिया है। मतलब पजल हाँ डिफिकल्ट है, बट यार उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो, है ना। क्योंकि जब आपके पास दी बेस्ट इन क्लास रिसोर्सेज है, हाँ मतलब चलो आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये अगर रिसोर्सेज आपके पास नहीं होते ना, तो चलो आपका आर्ग्यूमेंट में मान भी लेता कि यार हाँ सही में डिफिकल्ट पजल्स है। बट आपके पास दी बेस्ट रिसोर्सेज है, आपकी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चलती है, तो क्या होता है ना, आप किसी चीज का डर बना लेते हो तो वो चीज एक्चुअली में आपको डराती है। तो एक बार डर दिल से निकाल दो, पजल से प्यार करके देखो। नहीं आपको रीजनिंग ने बेस्ट रिजल्ट दिया एग्जामिनेशन में तो बताना। सचिन सर ने कहा है पजल से प्यार करके देखिए, राइट। तो इसी नोट से हम रीजनिंग से थोड़ा हटते हैं, बिकॉज हमारे को एग्जाम में 40 क्वेश्चंस क्वांट के भी तो आने हैं, राइट। तो सुमित सर ये बताइए, जैसे पजल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रीजनिंग में, ऐसा क्या बच्चा प्रैक्टिस करे या क्या किस पे ज्यादा ध्यान दे क्वांट में? मैम बेसिकली क्वांट की अगर बात की जाए तो क्वांट को ना मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक होता है स्पीड मैथ्स, एक होता है अरिथमेटिक और थर्ड वन होता है हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन। अब जब स्पीड मैथ से बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है तो वहाँ तक तो कॉन्फिडेंस रहता है कि बन जाएगा स्कोर हमारा। बट जैसे ही अरिथमेटिक की तरफ आता है तो वहाँ पर उसका थोड़ा-सा डर स्टार्ट हो जाता है। जैसे क्वांट में बहुत से बच्चों का डर रहता है। रीज़न क्या होता है मैम, वहाँ पर अरिथमेटिक में वन फ्लो में हमको सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होती हैं। बच्चा परसेंटेज से स्टार्ट करता है, परसेंटेज के बाद रेशियो पढ़ता है, रेशियो के बाद कुछ टॉपिक छूट जाते हैं तो वापस से परसेंटेज पे आ जाता है। तो इस तरीके से कभी अरिथमेटिक कंप्लीट हो ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से अरिथमेटिक बहुत चैलेंजिंग लगता है आज की डेट में बच्चों को। तो अगर अरिथमेटिक पर कमांड कर लिया तो ऑब्वियसली डाटा इंटरप्रिटेशन पे कमांड हो ही जाता है। और मैम सबसे बड़ा जो चैलेंज यही है कि बच्चा पढ़ता है स्पीड मैथ्स, पढ़ते-पढ़ते उसको लगता है कि अरिथमेटिक पढ़ लेते हैं। अरिथमेटिक पढ़ता है तो सोचता है डीआई पढ़ लेते हैं। तो ये जो कन्फ्यूज़न रहता है ना, इसी की वजह से थोड़ा-सा स्कोर क्वांट में कम होता है। बट अगर किसी ने एक फ्लो में सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली, लाइक सबसे पहले स्पीड मैथ्स लिया, सिंप्लीफिकेशन, एप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर लिया, जो कि बहुत आसान है। अगर ये कंप्लीट कर लिया, इसके बाद अरिथमेटिक को वन फ्लो में अगर कंप्लीट कर लेता है, मतलब बीच में गैप नहीं रखता है, तो डेफिनेटली अरिथमेटिक स्ट्रांग हो जाता है। और अरिथमेटिक स्ट्रांग होता है तो डीआई भी स्ट्रांग हो जाता है। ओवरऑल हमारा जो क्वांट सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग हो जाता है। एंड देन इसके बाद जो बात की थी हम लोगों ने एनालिसिस की, जब बच्चा मॉक टेस्ट देता है और मॉक टेस्ट के बाद अपना स्कोर देखता है तो वहां पर उसको ये दिखता है कि नंबर कम हो रहे हैं। तो नंबर कम होने का रीजन क्या होता है? क्या वो उस सवाल को बना सकता था, बनाने में टाइम ज्यादा लगा, या उससे गलतियां हो रही है? बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है मैम कि अगर स्टूडेंट अपनी गलतियों पर काम करता है और वो गलतियों को डबल नहीं दोहराता है तो उसके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है, सब्जेक्ट भी इजी बन जाता है। मतलब आपको एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है, स्टार्ट से यही कह रहे हैं सुमित सर। पर जैसे आपने कहा, जैसे अरिथमेटिक बहुत डिफिकल्ट है, मेरे लिए भी अरिथमेटिक बहुत डिफिकल्ट था। मैम एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि बच्चा ना बीच में गैप रख देता है। मतलब लाइक मैंने भी अपनी तैयारी के दौरान टाइम एंड वर्क चैप्टर नहीं पढ़ा था। अब क्या होता है ना मैम, एक बार आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो उस चैप्टर को डबल पढ़ के समझने में टाइम ज्यादा लगता है। तो वन फ्लो में अगर कंप्लीट कर देता है बच्चा तो वहां से उसका सब्जेक्ट अरिथमेटिक भी स्ट्रांग हो जाता है। मतलब डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते हम इसमें।
ठीक है, डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे। तो मयंक सर, अगर डिफिकल्ट नहीं रखना है हमें अरिथमेटिक, तो कैसे तैयारी करें अरिथमेटिक? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे अलाइन करते होंगे कि अरिथमेटिक डिफिकल्ट है, तो कैसे सबसे करें? पहले इसके बारे में डिस्कशन ये होगा मैम कि मैथ्स इज ऑल अबाउट नंबर्स, ठीक है। तो 3 पोर्शन है, बिल्कुल सही सुमित सर ने बताया। स्पीड मैथ्स, देखिए अगर आपको डीआई करनी है तो आपको सिंप्लीफिकेशन अपना यहाँ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके बाद अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब बात आती है अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक मोस्ट ऑफ द बच्चा गलत इसलिए कर देता है कि उसको पता ही नहीं चल पाता क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद कि उसको करना क्या है। हमेशा बच्चे का सिर्फ यही क्वेश्चन रहता है कि इसको शुरू कैसे करें, इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन स्टार्ट करने की, ठीक है। हमेशा 99% स्टूडेंट्स का जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन गलत करते हैं, उनका यही क्वेश्चन होता है कि इस क्वेश्चन को शुरू कहां से करना था। तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। पहली चीज, मैथ्स अच्छी करने का सिर्फ एक मूल मंत्र है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, इसके अलावा और कुछ नहीं। दूसरी चीज कि जैसे सपोज आपने एक क्वेश्चन किया, किसी भी टॉपिक किया परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, किसी का भी किया, आपने सपोज 10 क्वेश्चन किए, 10 में से आपने 6 क्वेश्चन सही कर लिए, 4 गलत कर लिए, ठीक है। तो अब आप जब तक उन 4 क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज करके नहीं देखोगे, पता चला आपने एनालाइज किया, आपने उसको छोड़ दिया, छोड़ के रख दिया, यकीन मानो जब आप 15 से 20 दिन बाद वो 4 क्वेश्चन करोगे तो फिर से आप वो क्वेश्चन गलत कर रहे होगे, ठीक है। तो आपको इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, उन्हीं 4 क्वेश्चंस पर आपको काम करना है कि जब तक आपके ये गलत होने वाले क्वेश्चन सही नहीं होंगे ना, तब तक आपके मार्क्स इंक्रीज होना नहीं स्टार्ट होंगे। सबसे बड़ा ये पॉइंट है। तो क्या हमें फॉर्मूलाज और वो सब भी याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में? हाँ या जी, किस? हाँ जी मैम, फॉर्मुलेज जो हमारे फॉर्मुले हो गए वो भी हमें इंपॉर्टेंट है। जैसे मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन हम करते हैं तो मेंसुरेशन तो हम बिना फॉर्मुले के कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम इतना ज्यादा चीजें एनालाइज करें, फिर वहां पर फॉर्मूला बिल्ड करें, फिर हम उसको जो है अप्लाई करें। नहीं, हमें वहां पर हमें क्या, हमारे पास समय बहुत कम होता है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसको बचाने के लिए हमें ना चीजों को मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमम टाइम में करने के लिए हमें शॉर्टकट्स यूज करने पड़ते हैं, तभी जाके। और आजकल स्टूडेंट्स शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं, तभी मेरिट जो इतनी हाई जा रही है। एक सबसे बड़ा रीजन ये है। तो बिल्कुल हमें जो कई सारी चीजें हैं मैथ्स में, वो टाइम चला गया जब कहते थे कि मैथ्स को याद करने की चीज है। बट हाँ, आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो मैथ्स में डेफिनेटली आप अप्लाई तो करोगे ही, साथ में बहुत सारी चीजें अगर आप याद करते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। सचिन सर क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल सर, मुझे मेरे प्रिपरेशन के वो मुखर्जी नगर की गलियों में क्योंकि- स्ट्रगल करते हुए दिन क्योंकि एक याद आ चीज गए। ऐड करूंगा, ये जो 2 महीने हैं, तो अगर 2 महीने में आपने सिलेक्शन लिया है ना, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आपने उसमें बहुत सारी चीजें याद करी होंगी, यस डेफिनेटली याद करी यस होंगी। सर, क्या होता है ना, मतलब एक एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्या मतलब यूजुअली ये लोग बताते हैं, सुनते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, 10-10 12-12 घंटे पढ़ना जरूरी है। बट वन स्ट्रेच में अगर बैठोगे ना तो ये इसका भाजीपाला हो जाएगा, है ना। मतलब यार, दिमाग है, एक लेवल पे आके थक जाता है, कितना पढ़ेंगे। तो इसको है ना, मतलब अगर आप कंस्ट्रक्टिव वे में प्लान आउट करते हो, जैसे क्या था ना कि मैं जिस पीजी पे रहता था, वहां से कोचिंग तक जाने के लिए मुझे पैदल एक 15 से 20 मिनट लगते थे। तो जाते वक्त क्या करता था, मैं वो कैब रिवाइज करता था। अब वो कैब रिवाइज करने का मेरा तरीका क्या था, मैं भी इंसान ही हूँ। आज वो कैब पढ़ लिया, सब लोगों की तरह डायरी में लिख लिया, आज बहुत मतलब ऐसा अपनिश भगवान है, और कल देखा तो यार ये कौन सी दुनिया से आया है। तो ऐसा बहुत ज्यादा होता था। फिर इसके ऊपर मैंने एक जुगाड़ निकाला। मैंने क्या किया कि जो वोकैबुलरी पढ़ता था हफ्ते भर में, जो भी होती थी, वो वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लिया, उसमें रिकॉर्ड कर लिया और जाते जाते सुन लिया। 2 मिनट का रिकॉर्डिंग होता था, 15-20 मिनट में वो एक रिकॉर्डिंग कम से कम 8-9 बार रिवाइज होती थी। तो ऐसे जाते वक्त कर लिया। आते वक्त क्या है, नंबर्स का गेम, अभी सर ने कहा कि मैथ्स इज ऑल अबाउट नंबर्स। आते वक्त रास्ते में जितनी भी गाड़ियां दिख रही है, उन गाड़ियों की जितने भी नंबर प्लेट से जो भी नंबर्स नजर में आ रहे हैं, उनके साथ खेल लो, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस, नंबर्स जो सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन कर रहे हो, उसमें आपको एक्स्ट्रा आप टाइम नहीं दे रहे हो, तो ये चलते फिरते आपका काम हो रहा है। और ये चीजें जितनी एफर्टलेसली होने लगे, उतने ज्यादा सब्जेक्ट अच्छे लगने लगते हैं। और बात वही है, जो चीजें अच्छी लगने लगती है उसमें रिजल्ट अपने आप अच्छा आता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। जो चीज़ अच्छी लगने लगेगी उसी में रिज़ल्ट अच्छा आएगा। एक सवाल और है मेरा, अर्पित सर आप ही बताइए। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है, क्या हमें सिर्फ़ प्रीलिम्स के लिए पढ़ना चाहिए या हमें प्रीलिम्स और मेंस के दोनों के लिए पढ़ना चाहिए 2 महीने में? क्योंकि 1 ही महीना रह जाता है हमारे मेंस के लिए बाद में। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? अगेन आपका सवाल ही आपका जवाब है। जैसा आपने कहा कि 1 महीने ही अगर रह जाता है, तो ये सही स्ट्रेटजी तो हम इसको नहीं कहेंगे तथ्यों के आधार पे, क्योंकि आप ये समझिए प्रीलिम्स आपके लिए जितना आसान है, मेंस उतना ही टफ होता है।
ये उन बच्चों के लिए जो अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं, क्योंकि लेवल का डिफिकल्टी होता है। सिलेबस सेम है। अब मैं कहूं कि अगर पजल मैं प्रीलिम्स में एक सेलेक्टेड पैटर्न में कर रहा हूं, तो मेंस में उस पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ वेरिएबल काफी ऐड हैं, तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको टाइम लगेगा, और आप टाइम के अभी उस मुकाम पे नहीं आए हो जो आपके लिए मेंस में जरूरी है। तो ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है कि आप प्रीलिम्स के बाद मेंस करें, ऐसा ऐसा मत करिएगा। आप अभी से करंट अफेयर का एक सेशन करना स्टार्ट करिए। आप एडिटोरियल कर रहे होंगे, आप मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को आपने कवर किया है उसके 20 क्वेश्चंस अगर आप प्रीलिम्स के कर रहे हैं, तो कोशिश करें 20 क्वेश्चन का सेट आप मेंस का भी लें। जरूरी नहीं कि पूरे 20 आप कर लेंगे, एटलीस्ट अगर 2 4 5 भी आपसे हो रहे हैं तो ये अच्छी चीज है। धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा। सेम अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, जिस टॉपिक को आप कवर करते जा रहे हैं, जैसे हमारे हमारे बैचेस हैं, हमारे बैचेस का बेस्ट ऑप्शन क्या है, हम आपको कंप्लीट गाइडेंस दे रहे हैं। मतलब अगर आप बिगनर हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो बैंकिंग वाले के जो कोर्सेज हैं, प्री से लेके मेंस तक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आप उसको फॉलो करिए अगर आप हमारे पेड स्टूडेंट हैं। नहीं है, यूट्यूब पे भी हम क्लासेस दे रहे हैं। आप जब क्लियर गाइडेंस के साथ चीजों को फॉलो करते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं यार, मेंस टफ जरूर है, बट अगर मैं थोड़ी प्रैक्टिस करूंगा, थोड़ी रेगुलरिटी मेंटेन करूंगा, तो चीजें आसान हो जाएंगी। दूसरी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल मेंस में 50 नंबर आते हैं, एज अ टीचर हम कभी नहीं कहते कि आप 50 नंबर पूरे करिए, क्योंकि आप नहीं कर सकते, स्पेशली मैथ और रीजनिंग में, क्योंकि लेवल काफी होता है। लेकिन जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, एटलीस्ट उतने तो आप जरूर करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 45 मिनट का समय मेरे पास है और मैं जानता हूं तथ्यों के आधार पर कि भाई कट ऑफ 5 जाती है, 6 जाती है, 10 जाती है, 12 जाती है, अगर आप 20 नंबर, 22 नंबर, 25 नंबर भी मेंस में निकाल रहे हैं और ओवरऑल आप कंक्लूड करेंगे, तो आप काफी अच्छे मार्क्स बना रहे हैं, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए मोर देन इनफ है। तो मेरी गाइडेंस आपकी ये है कि स्टार्टिंग से पढ़िए, प्री के साथ मेंस को करते रहिए, धीरे धीरे करिए, एक टाइम के बाद आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल, धीरे धीरे करिए बट कंसिस्टेंट रहिए, राइट। सुमित सर, एक क्वेश्चन ये है कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसने लास्ट ईयर भी प्रिपेयर किया था और कोई एक स्टूडेंट है जिसने अब इस साल प्रिपेयर कर रहा है, तो क्या दोनों की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए, या एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मैम ऑब्वियसली डिफरेंट होनी चाहिए। मतलब जो स्टूडेंट लास्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं उनको पता होना चाहिए कि क्या गलती लास्ट ईयर उन लोगों ने की है, पहले तो उस गलतियों पे काम करना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है मैम बैंकिंग में कि गलतियां अगर आप नहीं करते हो तो आप सिलेक्शन लेकर चले जाते हो। तो लास्ट ईयर वाले बच्चों को तो डेफिनेटली ये देखना चाहिए क्या गलतियां की है। और जैसा कि अभी अर्पित सर ने बोला कि मेंस की भी स्टार्ट कर देनी चाहिए तैयारी, तो वो अगर लास्ट ईयर ऑलरेडी तैयारी कर चुका है तो आई थिंक वो वीकडेज में 5 डेज तक प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगा सकता है, लास्ट के 2 डेज वो अपने मेंस के मॉक टेस्ट लगा सकता है। तो यहाँ पर उसके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अगर 1 महीने का टाइम भी मेंस के लिए बचता है तो वहाँ पर भी उसका स्कोर हो जाएगा। अब जो बच्चे इस साल तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक चीज़ ये भी हो जाता है, कोर्स भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी लगाना है, मेंस भी पढ़ना है, तो थोड़ा सा उनको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के। तो अभी उन लोगों को ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ें पेंडिंग नहीं रखनी है। एंड स्पेशली आईबीपीएस आरआरबी की अगर बात की जाए तो मैम कट ऑफ ज़्यादा जाता है। बिल्कुल। तो कट ऑफ अगर ज़्यादा है तो आपको सारा टॉपिक कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि मेंसुरेशन को स्किप कर देंगे, प्रोबेबिलिटी को स्किप कर देंगे। आप कोई भी चैप्टर को स्किप तो नहीं कर सकते, सारे चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करने रहेंगे। एक बार सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो गया मैम, एक रूटीन बन जाए स्टूडेंट का, अगर की रिवाइज करते हैं जो भी पढ़ा है। क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन बच्चों का आता है कि सर जो पढ़ा था वो अब याद नहीं है, या अब हमसे बन नहीं पा रहा है। तो अगर डेली रिवीजन बच्चा करता है तो वो चीज़ उसको थोड़ा सा ईजी हो जाता है। एंड जो प्रॉब्लम्स मैम सबसे ज़्यादा बच्चा फेस करता है आज के टाइम में मैथ्स में, वो है लैंग्वेज। कई बार उसको समझ में नहीं आता है कि सवाल बोल क्या रहा है और मैं कैलकुलेट क्या कर रहा हूँ। लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, प्रॉब्लम ऑन एजेस का क्वेश्चन होता है। वहां पर पूछा जाता है कि एज निकालना है आफ्टर 5 ईयर, और बच्चा प्रेजेंट एज निकाल कर खुश हो जाता है। ऑप्शन में मिल जाता है तो उसको अच्छा लगता है कि हाँ चलो मेरा सही है। तो ये छोटी छोटी सी गलतियों पर ध्यान देना है आप लोगों को। लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए, लैंग्वेज में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और मैम सारी चीज़ें, मतलब मैथ्स में कोई भी सवाल पूछे तो उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, प्रैक्टिस।
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ईजी हो जाता है चीज़ें। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि मतलब बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को, तो क्या उसको मतलब रिवाइज़ करना कैसे? जैसे सचिन सर ने एक बताया कि वो रिकॉर्डिंग करते थे, तो मैथ्स के लिए मतलब क्वांट के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं मयंक सर कि रिविज़न बहुत ईज़ी हो जाए स्टूडेंट्स के लिए? सबसे पहले उसको क्या करना है, उसको एक पोर्शन डिसाइड करना है कि उसको किस किस चीज़ की उसे लर्न करना है सबसे पहले, ठीक है ना। जैसे फॉर्मूलेज हो गए सपोज दैट, तो जहां वो पढ़ाई कर रहा है अपने टेबल के आगे उसे चिपका ले, ठीक है। जैसे 1 से लेकर आपके 50 तक स्क्वायर हो गए, क्यूब्स हो गए, इनको वो पेस्ट कर ले। और उसे ये भी नहीं कह रहा कि उसको डेली याद करने की जरूरत है कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर इतना होता है, उसे याद करने की जरूरत नहीं है। बस वो जब बैठे बस एक बार अपनी नजर दौड़ा ले, ठीक है। और जब आप किसी चीज को आप डेली देखोगे ना, तो वो अपने मन से आपकी नजरों में बिल्कुल छप जाएगी। जब आप याद करने की कोशिश करोगे तो शायद आपको याद ना आए, बट वो पिक्चर जरूर आपके दिमाग में आ जाएगी कि हाँ वहां पे लिखा था, ऊपर से चौथा नंबर ये लिखा था, इसका ये होता है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग मैम चीजें करते हैं। बहुत बहुत सही है ये। तो क्या कोई फ़ॉर्मूला बुक भी बनानी चाहिए स्टूडेंट्स को एक रिविज़न नोट्स की तरह, जहाँ पे आप जो बोल रहे हो कि शॉर्ट ट्रिक्स हो, फ़ॉर्मूलाज़ हो, ऐसा कुछ लिखा हो, ऐसी भी बुक? हाँ हाँ, स्टूडेंट्स को ना अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलने चाहिए डे 1 से, ठीक है। जब वो जैसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसे डे 1 से अपने नोट्स प्रॉपर वे में प्रिपेयर करने चाहिए। जैसे सपोज उसने परसेंटेज स्टार्ट किया, तो परसेंटेज की जैसे परसेंटेज वैल्यूज होती हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट क्या करता है, जब परसेंटेज पढ़ रहा होता है तो उसे परसेंटेज वैल्यूज याद है, पता चला 2-3 चैप्टर के बाद उसको परसेंटेज वैल्यूज भूल गया, तो यहाँ पर उस वो चीजें जो है लैग कर जाती हैं। तो अगर उसने नोट्स बनाया हुआ है तो वो हर जैसे सपोज एक कोई डे अपना बना ले, सपोज संडे बना ले कि संडे में उसने जो चीजें नोट करी हैं उनको क्या करेगा, रिवाइज करेगा, ठीक। अगर वो इस पैटर्न में काम करेगा तो उसको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। बहुत बहुत सही, ये मैं भी यूज़ और करती एक थी। चीज मैं सही। और ऐड करूंगा, जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं, मल्टीपल ऑफ बुक्स ऐसे करके इकट्ठा कर लिया और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी गलती वहीं पर होती है। आप ना 10 बुक पढ़ने की जगह एक बुक को अगर 10 बार पढ़ रहे हो, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। कभी कभी आप जैसे क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप एक क्वेश्चन को इतनी बार लगा लो, किसी भी बुक को इतनी बार लगा लो कि अगर उस टाइप का क्वेश्चन आए ना, क्वेश्चन की पहली लाइन आप पढ़ो तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाए कि इसमें क्या पूछा गया होगा। और जिस दिन आपने ये स्ट्रेटेजी फाइनल कर ली, आप क्वांट ना मतलब बड़े से बड़े क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स करने लगोगे, गारंटी मेरी है। बहुत सही, गारंटी ले ली है अब मयंक सर ने। 100%। इनकी क्लासेस देखनी है, सभी की क्लासेस देखनी है। जो सब कमिट किया है, वो सभी कुछ आपको मिलेगा उनकी सभी क्लासेस में। शेड्यूल आपको मिलता रहेगा बैंकिंग वाला की कम्युनिटी सेक्शन में। आप उसे देखिए, सारी क्लासेस को फॉलो करिए एंड आईबीपीएस आरआरबी की तैयारी करिए बैंकिंग वाला के साथ। सचिन सर, अब आप बताइए कि लास्ट कमेंट्स क्या होंगे एक एस्पिरेंट के लिए आपके पास? सुमित सर की एक लाइन पकड़ना चाहूंगा। सुमित सर ने एक लाइन यूज की थी कि अगर कोई एस्पिरेंट गलतियां नहीं करेगा तो सिलेक्शन ले जाएगा। सुल्तान मूवी का एक डायलॉग याद आ गया मुझे, मेरे दिमाग में वही चल रहा था, कब से मैं मौका ही ढूंढ रहा था। सुल्तान मूवी में सुल्तान एक डायलॉग मारता है, सुल्तान को सिर्फ एक ही इंसान हरा सकता है, वो है खुद सुल्तान। तो आपके और आपके सिलेक्शन के बीच में केवल एक ही इंसान आ सकता है, वो है आप खुद। ट्रस्ट में, आपकी इस जर्नी में आप जो भी रीजंस ढूंढ रहे हैं या फिर जो भी रीजंस के ऊपर आप ब्लेम करने की कोशिश करोगे, उसमें से एक भी रीजन नहीं होगा। अगर आपने सही टाइम पे सही चीजें सही तरीके से कर दी, तो सही रिजल्ट मिलने में देर नहीं लगेगी। एक शायरी हो जाए सचिन सर आपसे। मैम, फरहान अख्तर की एक शायरी है, बिल्कुल। वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे। दिलों में अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट है, बेचैनी तो रहती है, क्योंकि जब 4 लोग पूछते हैं कि तेरा सिलेक्शन क्या हुआ, तूने पिछले साल भी एग्जामिनेशन दिया था, अभी भी एग्जामिनेशन दे रहा है, कब तक एग्जामिनेशन देता रहेगा, तो ये हर किसी की अपनी अपनी बेचैनी है, हर किसी किसी की अपनी फाइट चल रही है। दिलों में अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। बस तो यही है कि इस सारी स्ट्रगल भरी जिंदगी में अगर आप अपने सपनों को जिंदा रख रहे हो और उन सपनों के लिए नो मैटर व्हाट सिचुएशन कम्स टू यू स्टिल आप फाइट कर रहे हो, आप बहुत बेहतरीन जिंदगी जी रहे हो। ट्रस्ट मी, इस संघर्ष को ईमानदारी से जीना, इसका जो भी फल मिलेगा बहुत शानदार होगा। मैम यहाँ पे एक पॉइंट मैं जरूर ऐड करूंगा। जी सर। नोटिफिकेशन आ गया है,
और हम लोग जो है एग्रेसिव तरीके से भी बच्चों के लिए चीजें कर रहे हैं। एक बच्चों की जो डिमांड होती है, जो लगातार काफी टाइम से हम लोग एड्रेस कर रहे थे, फाइनली हमने उसको डन कर दिया है। हमने बच्चों को बुक का सेट, जो उनकी एक बेसिक नीड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने 6 अलग अलग बुक्स हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीए, कंप्यूटर। हमने सभी की फिजिकल बुक तैयार कर दी है। अभी आप हमसे बुक भी अवेल कर सकते हैं, ये दोनों माध्यम से आपको मिलेगा। अगर आप हमारे बैच को अवेल करते हैं तो बैचेस के साथ ये बुक हम दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको अलग से भी ये बुक का कलेक्शन मिल जाएगा। और मैम इतना शानदार कंटेंट, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीए हो, इंग्लिश हो, जी या फिर कंप्यूटर हो, मैं ये चीज कह सकता हूं कि अगर आपने बेसिक पढ़ना बैंकिंग वाला से स्टार्ट किया है, आपके पास ये बुक्स का कलेक्शन है और आप इससे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आई एम गारंटेड मैम कि अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली तो सिलेक्शन में आपको बहुत समय नहीं लगेगा। और ये कंप्लीट पैकेजेस आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश हो गया, मैथ्स, ये रीजनिंग हो गया, रीजनिंग के बाद ये हमने कंप्लीट डीआई का मैथ्स का बुक हमने तैयार किया है। देन यहाँ पे डीआई भी है, क्वांट भी है, बहुत अच्छी चीज है सुमित सर। अर्थमेटिक और डीआई दोनों अलग अलग कर दिया है। और साथ में यहाँ पे जीए का भी कलेक्शन हमने दिया है। और लास्ट में हमने लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग को अलग कर दिया है। तो ये कंप्लीट पैकेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इसको हमारे स्टोर से अवेल कर सकते हैं। मैंने फिर कहा, हम पैक के साथ भी दे रहे हैं और हम सेपरेट भी देख रहे हैं। तो ये उन सारे बच्चों का वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है जिनको बुक्स की नीड होती है। इवन हमने मैम मॉक टेस्ट भी फाइनली लॉन्च किया है और अनलिमिटेड मॉक टेस्ट का पैकेजेस भी आपको मिल रहा है। तो पॉइंट सिर्फ ये है, आपका सिलेक्शन। इसके लिए हमने एफर्ट करके इस कलेक्शन को तैयार किया, मॉक टेस्ट को तैयार किया, बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं। तो अब डिले नहीं करना चाहिए, जल्दी से अवेल करिए, सिलेक्शन लीजिए और 2024 में बैंकर बनिए। और जो भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, हम हमारे सभी एक्सपर्ट्स के साथ तैयारी करना चाहते हैं, वो बैंक महापैक अवेल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी के स्पेशल कोर्सेज मिलेंगे, एक कंप्लीट बैच भी मिलेगा जो आपको आरआरबी की तैयारी कराएगा, इंटरव्यू तक हम आपकी सारी तैयारी कराएंगे, प्रीलिम्स हो, मेंस हो और इंटरव्यू। जो भी आपके डाउट्स होते हैं, रेगुलर डाउट क्लासेस होती है, 24/7 डाउट सपोर्ट है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। एंड फैकल्टी आपके साथ है, हम आपको साथ में मिलकर ये एग्जाम क्लियर करवाना चाहते हैं। बस यही एम है हमारा, राइट? सो इसी के साथ हम इस पंचायत को समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।